देखो बेटा, इधर आ जाइए। कल मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताया था, तो इसमें थोड़ा सा रह गया है आपका। लिम्फेटिक सिस्टम में देखिए, ये डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। ये है आपकी राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ कहाँ से कलेक्ट करेगी? राइट आर्म से। देखिए, राइट आर्म से कलेक्ट करेगी, और ये देखिए नेक के राइट साइड से कलेक्ट करेगी। ध्यान रखिएगा। तो राइट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ कहाँ से कलेक्ट करती है लिम्फ को? ये है राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो ये राइट आर्म से कलेक्ट करेगी और नेक के लेफ्ट साइड, राइट साइड से कनेक्ट करेगी। यहाँ जो कलेक्ट करेगी, तो बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट ये कहाँ कहाँ से, देखो कहाँ से कलेक्ट कर रही है। लेफ्ट साइड नेक से, और लेफ्ट साइड आर्म से, और पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी, लोअर बॉडी से। तो कहाँ कहाँ से कनेक्ट कर रही है? लेफ्ट साइड नेक से, लेफ्ट साइड में आर्म से, और कंप्लीट लोअर बॉडी से। बस ध्यान रखिएगा, समझे? ऐसे क्वेश्चन आ जाता है या डायग्राम से आ जाए आपके पास, ठीक है, कि भैया कहाँ से कलेक्ट करती है। तो एक तो राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरी लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है कहाँ से कलेक्ट करती है बेटा? राइट साइड ऑफ नेक एंड राइट आर्म। लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड ऑफ नेक एंड लेफ्ट आर्म और पूरी लोअर बॉडी से। बेटा ये क्या पाया जाता है? इसे बोलते हैं सिस्टर्नी काइली। सेकेंडरी हार्ट भी बोलते हैं इसे, सेकेंडरी हार्ट या लिम्फॉइड हार्ट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पे ये लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया, देखिए हार्ट है, हार्ट है, आर्टरी है, इसके बाद कैपिलरी। कल मैंने काफी देर तक समझाया था बेटा, याद करो। ये देखो, ये एक ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो करेगा। तो जब ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो करेगा, तो बताया था ब्लड इस कैपिलरी की वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ब्लड जो इस कैपिलरी की वॉल पे प्रेशर क्रिएट करता है, ये देखो बेटा, कैपिलरी की वॉल पे प्रेशर क्रिएट करता है, इसको कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बदले में बेटा, कैपिलरी बताया था, कैपिलरी ब्लड कैपिलरी, इसकी वॉल में केवल एक ही लेयर पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एंडोथेलियम कहते हैं, या आपका ट्यूनिका इंटरना कहते हैं, ट्यूनिका इंटाइमा भी कहते हैं। इसकी बेटा ये जो आपकी एंडोथेलियम है, इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इनको फेनेस्ट्रा कहते हैं, समझे? तो ये पोरस है, परमिएबल है, तो इसका लिक्विड पार्ट बाहर जा सकता है। मगर वो कौन सा फैक्टर होता है जो ब्लड के लिक्विड कंपोनेंट को अंदर बनाए रखने में हेल्प करता है? तो इसमें पाई जाने वाली प्रोटीन, इसमें पाई जाने वाली जो प्रोटीन है, ये देखिए, ये इस तरह से अपोजिट प्रेशर लगाती हैं। ये देखिए, इस तरह से अपोजिट प्रेशर लगाती हैं। इसको क्या कहते हैं बोलो बच्चों? BCOP। फुल फॉर्म क्या है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और मेनली कौन सी प्रोटीन मेंटेन करती है? एल्बुमिन प्रोटीन मेंटेन करती है, समझे? ध्यान रखिएगा, ज्यादातर ब्लड की जो प्रोटीन है, इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है? लीवर में सिंथेसिस होती है, समझे? तो नॉर्मली क्या होता है बोलो बेटा? नॉर्मली BCOP ज्यादा होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होता है। तो ये सारा का सारा कंपोनेंट अंदर बना रहता है। मगर अगर अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए, BCOP कम हो जाए, तो क्या होगा बेटा? बताया था, यहां से देखिए, वाटर बाहर आ जाएगा, सॉल्ट्स बाहर आ जाएंगे, WBC अमीबॉइडल मूवमेंट करके बाहर आ जाएगी। WBC का जो अमीबॉइडल मूवमेंट होता है, इसे बोलते हैं डायापिडेसिस। क्या कहते हैं हम लोग? डायापिडेसिस, समझे? तो ये सब कुछ जो भी आयंस है, ये सब कुछ देखिए यहाँ पे, ये क्या है? लिम्फ कैपिलरी। एक सिरे पे ओपन होती है और एक तरफ से बंद होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, इरेगुलर होती है। देखो, जहां पे लिक्विड धीमे चलता है, वेन में धीमे चलता है ब्लड आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां वॉल्व पाए जाते हैं। कैपिलरी में लिम्फ धीमे धीमे चलेगा, तो यहाँ पे भी रिवर्स साइड में ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे वॉल्व पाए जाते हैं, समझे? तो यहाँ पे भी वॉल्व पाए जाते हैं। कैसा होता है? ये एंटी पैरेलल होती है, ध्यान रखिएगा, एंटी पैरेलल होगी ब्लड कैपिलरी के। तो ये सारा का सारा उठा लिया जाएगा। कौन उठा लेगा? तो देखिए, यहीं पे कैपिलरी थी, कैपिलरी से कुछ लीक हो जाएगा, कुछ पार्ट लीक हो गया, कहाँ आ जाएगा बेटा? कहाँ आ गया? इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस से कौन उठा लेगा? लिम्फ कैपिलरी उठा लेगी।
लिम्फ कैपिलरी कहाँ पे जाएगी, लिम्फ वेसल में जाएगी, और लिम्फ वेसल कहाँ जुड़ेगी जाकर के, लिम्फ डक्ट में। समझे, लिम्फ वेसल सारी सारी कहाँ कनेक्ट करेंगी, सारा कलेक्ट करेगी अपना लिम्फ डक्ट में। लिम्फ डक्ट बता दी बेटा, दो लिम्फ डक्ट बताई, बोलो बच्चों। नंबर 1 क्या होती है, राइट लिम्फेटिक डक्ट, और नंबर 2 क्या होती है, लेफ्ट राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये रही राइट लिम्फ, कहां से, राइट साइड ऑफ नेक, और यहां से कहां से, आर्म से, और इसके बाद ये कहां से आपकी, लेफ्ट साइड ऑफ नेक और राइट आर्म से, और पूरी लोअर बॉडी से। दूसरा सेकेंडरी हार्ट, इसका नाम क्या होता है, बोलो बेटा, सिस्टर्नी काइली, इसी का दूसरा नाम क्या होता है आपका, सेकेंडरी हार्ट। तीसरा नाम क्या होता है, लिम्फॉइड। और इसके अलावा सर कौन से पाए जाते हैं, लिम्फ नोड पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, लिम्फ नोड पाया जाता है। ठीक है, चलिए। तो देखो बच्चों, इधर देख लीजिए, डबल सर्किट। सुनो बेटा, हमारे हार्ट में एक ही बार में ब्लड जो है 2 बार जाता है, इसीलिए बोलते हैं डबल सर्कुलेशन या डबल सर्किट हार्ट। सुनिए ध्यान से क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया है, समझ लीजिए बेटा, क्या मैंने आपको समझाया है, ये हमारा हार्ट है। सुनिए ध्यान से, ये हमारा हार्ट है। हार्ट के लेवल के ऊपर से इम्प्योर ब्लड जो लेकर के आती है, क्या बोलते हैं उसे आप, सुपीरियर वेना केवा। फिर हार्ट के लेवल के नीचे से इम्प्योर ब्लड जो लेकर के आती है उसको क्या कहते हैं, इन्फीरियर वेना केवा। और हार्ट की वॉल से जो इम्प्योर ब्लड लेकर के आती है उसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस या कोरोनरी वेन। सारा का सारा इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स में प्योरीफाई होएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर ये कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी में जाएगा, और फिर बॉडी से वापस वेना केवा के थ्रू कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रिया में। तो इसको 2 पार्ट में, टोटल जो हार्ट का सर्कुलेशन है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या होता है सर, कहाँ से कहाँ तक, ये सीधे याद रखिएगा, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया तक। राइट वेंट्रिकल, देखो बेटा ये है राइट वेंट्रिकल, तो यहाँ से ये देखिए, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा सर, यहाँ से लंग्स में जाएगा, ये देखिए लंग्स में जाएगा, और लंग्स से कहाँ जाएगा, प्योरीफाई होकर के कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रिया में आएगा। ध्यान रखिएगा, तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, और लंग्स से जब आपका लेफ्ट एट्रिया में आएगा, इसी को कहते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन। ध्यान रखिएगा, समझे। अब इसके बाद सर सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, यहां देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, प्योर ब्लड सिस्टमिक आयोर्टा के थ्रू बॉडी में, और बॉडी से फिर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रिया में। तो यहां देख लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया तक, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्किट हार्ट, डबल सर्कुलेशन हमारे हार्ट में एक ही कंप्लीट साइकिल में एक्चुअली में 2 बार ब्लड जो है पास करता है। पहला, सुनिए ध्यान से, पहला कहां से कहां तक, राइट एट्रिया, ध्यान दीजिए, राइट एट्रिया से बोलो बच्चों कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। फिर लंग्स से कहां जाएगा आपका, फिर बेटा लंग्स से आ जाएगा पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से कहां चला जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में चला जाएगा। समझे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अब ये बेटा इसके बाद लेफ्ट एट्रिया से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में, किसके थ्रू, सिस्टमिक आयोर्टा के थ्रू, फिर बॉडी से कहां जाएगा, वेना केवा, और वेना केवा से कहां चला जाएगा, राइट एट्रिया में चला जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, कार्डियक रेगुलेशन कैसे कंट्रोल करते हैं। तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है न्यूरल रेगुलेशन और दूसरा है हार्मोनल रेगुलेशन। ध्यान रखिएगा, एक तो न्यूरल रेगुलेशन है और दूसरा हार्मोनल रेगुलेशन है। न्यूरल रेगुलेशन मेडुला ऑब्लोंगेटा विद द हेल्प ऑफ ANS, ध्यान रखिएगा, विद द हेल्प ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS। यहाँ कौन कौन काम करता है, 2 सेंटर होते हैं
एक तो कार्डियक, बेटा हार्ट बीट को बढ़ाएगा तो इसको बोलते हैं कार्डियक कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर, नाम से ही पता चला एक्सिलरेट कर रहा है, बढ़ा रहा है। दूसरा हार्ट बीट को इनहिबिट करेगा तो इसको बोलते हैं कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। तो बोल रहे हैं बेटा न्यूरल रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन पहले करता कौन है? बोलो बच्चों, क्या कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, समझे। और मेडुला ऑब्लांगेटा किसकी हेल्प से करता है? एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से करता है। कितने सेंटर? 2 सेंटर, एक जो हार्ट बीट को बढ़ाएगा, दूसरा जो हार्ट बीट को घटाएगा। जो बढ़ाएगा उसको क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर। जो घटाएगा उसको क्या बोलेंगे? कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। सर ये कैसे काम करेगा? ये एक्टिवेट करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। क्या रिलीज कराएगा? सिंपैथीन रिलीज कराएगा। इसी का दूसरा नाम है नॉर एड्रिनेलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, ध्यान रखिएगा। तो ये एक्टिवेट कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर, याद करते जाइए, कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर किसको एक्टिवेट करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या रिलीज कराएगा? सिंपैथीन रिलीज कराएगा। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? नॉर एड्रिनेलिन। तीसरा नाम क्या होता है? नॉर एपिनेफ्रिन। किसको? बेटा देखो, ये है एड्रिनल ग्लैंड, सुनिए ध्यान से, ये किडनी है, ये किडनी है हमारी। किडनी के ऊपर ये एक ट्रायंगुलर ग्लैंड पाई जाती है, इसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। अगर इस ग्लैंड को देखो आप अंदर से, एड्रिनल ग्लैंड को अगर आप अंदर से देखेंगे तो इसके 2 पार्ट होते हैं। ये देखिए, अंदर वाला पार्ट जो है इसे एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट है इसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो बाहर वाला पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स है और अंदर वाला पार्ट एड्रिनल मेड्यूला है। एड्रिनल मेड्यूला, तो ये होता है एड्रिनल मेड्यूला। तो ये किसको एक्टिवेट करेगा? ये एक्टिवेट करेगा एड्रिनल मेड्यूला को। और एड्रिनल मेड्यूला क्या रिलीज कराएगा? एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन रिलीज कराएगा, और ये हार्ट रेट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। बेटा देखो ध्यान से, इधर आ जाओ। तो न्यूरल रेगुलेशन सबसे पहले तो किसके द्वारा, किससे, किसकी हेल्प से, कौन काम करता है यहाँ पे? तो मेडुला ऑब्लांगेटा काम करता है। कौन सा नर्वस सिस्टम? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कितने सेंटर? 2 सेंटर। नंबर 1 बढ़ाएगा, नंबर 2 घटाएगा। बढ़ाएगा तो क्या बोलोगे? एक्सिलरेटरी। घटाएगा तो क्या बोलोगे? इनहिबिटरी। किसको बढ़ाएगा? कार्डियो को, हार्ट को, कार्डियो को बढ़ाने जा रहा है। जैसे अभी सीढ़ी चढ़ते हो ना, तो कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर काम करने लगेगा, समझे। आइए वापस यहाँ पे, तो सुनो ध्यान से। तो अगर हार्ट बीट को बढ़ाएगा कार्डियो एक्सिलरेटरी, हार्ट बीट को घटाएगा तो कार्डियो इनहिबिटरी। कार्डियो एक्सिलरेटरी क्या करेगा? बोलो बेटा, क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बोलो बच्चों, किसको एक्टिवेट करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या रिलीज कराएगा? बोलो बेटा, सिंपैथीन। दूसरा नाम क्या होता है? नॉर एड्रिनेलिन। तीसरा नाम क्या होता है? नॉर एपिनेफ्रिन। किसको? बेटा अभी बताया था, ये देखिए किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर ग्लैंड होती है, इसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के फिर से 2 पार्ट होते हैं, एक तो अंदर वाला, दूसरा बाहर वाला। जो अंदर वाला पार्ट होता है इसे एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं, जो बाहर वाला पार्ट होता है इसे एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये किसको एक्टिवेट कराएगा? एड्रिनल मेड्यूला को। क्या रिलीज कराएगा? एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन। ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए। दूसरा कौन सा सर सेंटर होता है? कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर होता है। किसको एक्टिवेट कराएगा? पैरासिम्पैथेटिक। जबकि ये किसको एक्टिवेट करता था? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये किसको एक्टिवेट कराएगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एक्टिवेट करेगा किसको? पैरासिम्पैथेटिक नर्व को, वेगस नर्व को। ये 10th क्रेनियल नर्व होता है। क्या रिलीज कराएगा? एसिटाइल कोलिन रिलीज कराएगा। एसिटाइल कोलिन जिसके हार्ट क्या क्या करेगा? हार्ट रेट को रिड्यूस करेगा। बेटा वापस आ जाओ, ध्यान से देखो। न्यूरल रेगुलेशन कौन काम करेगा? मेड्यूला ऑब्लांगेटा। कौन काम करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा, समझे। कौन सा नर्वस सिस्टम से? या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम?
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कितने सेंटर? दो सेंटर, एक एक्सिलरेटरी, दूसरा इनहिबिटरी। किसके लिए? कार्डियो के लिए। तो कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर, और दूसरा क्या हो जाएगा? कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। एक्सिलरेटरी सेंटर किसको एक्टिवेट करेगा? एसएनएस। क्या रिलीज कराएगा? सिंपैथीन। ये देख, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या रिलीज कराएगा? सिंपैथीन या नॉर एड्रिनेलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। सर किसको एक्टिवेट करेगा? एड्रिनल मेड्यूला को। क्या रिलीज कराएगा? एड्रिनेलिन रिलीज कराएगा या एपिनेफ्रिन रिलीज कराएगा। क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ा देता है। इनहिबिटरी सेंटर किसको एक्टिवेट करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। कौन सी नर्व? बोलो बेटा। पैरासिम्पैथेटिक। पहले तो कौन सा नर्वस सिस्टम? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सी नर्व? पैरासिम्पैथेटिक नर्व। दूसरा नाम क्या होता है? वेगस नर्व। तीसरा नाम क्या है? टेंथ क्रेनियल। क्या रिलीज कराएगा? एसिटाइल कोलिन। क्या करेगा? हार्ट रेट को। चलो देखो, बोलो एक बार फिर से, जवाब दो, ध्यान से देखो, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, जवाब दीजिए सब लोग। तो सबसे पहले नर्वस कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। कौन काम करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन काम करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, आ जाइए वापस। कौन सा नर्वस सिस्टम? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कितने सेंटर? दो सेंटर। एक क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। दूसरा क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। किसको एक्सेलरेट करेगा? कार्डियो को। तो नाम क्या हो जाएगा? कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर। दूसरा इनहिबिट करेगा तो नाम क्या हो जाएगा? कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर किसको एक्टिवेट करेगा? कौन सा नर्वस सिस्टम? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या रिलीज कराएगा? सिंपैथीन रिलीज कराएगा। दूसरा नाम क्या होता है? नॉर एड्रिनेलिन होता है। तीसरा नाम क्या होता है? नॉर एपिनेफ्रिन होता है। किसको एक्टिवेट करेगा? सर एड्रिनल मेड्यूला को एक्टिवेट करेगा। क्या रिलीज कराएगा? एपिनेफ्रिन रिलीज कराएगा या एड्रिनेलिन रिलीज कराएगा। इसके द्वारा क्या होगा? हार्ट रेट को बढ़ाएगा। नेक्स्ट आ जाइए इधर। दूसरा इनहिबिटरी सेंटर। कौन सा नर्वस सिस्टम? बोलो, कौन सा नर्वस सिस्टम? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझे? आ जाइए, किस कौन सी नर्व? बोलो, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। दूसरा नाम बोलो, बोलो, वेगस नर्व। तीसरा नाम बोलो, टेंथ। बोलो किसको एक्टिवेट, क्या रिलीज कराएगा? एसीएच एसिटाइल कोलिन। क्या करेगा? हार्ट रेट को। सर हार्मोनल रेगुलेशन दो, एक तो थायराइड हार्मोन और दूसरा कैटेकोलामाइन। थायराइड हार्मोन बढ़ाएगा, बीएमआर को बढ़ाएगा। तो थायराइड हार्मोन बीएमआर को बढ़ाएगा, बीएमआर को बढ़ाएगा तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा। कैटाकोलामाइन, कैटाकोलामाइन में क्या सर? कैटाकोलामाइन में क्या क्या आ जाता है? एड्रिनेलिन आ जाता है, नॉर एड्रिनेलिन आ जाता है, ये तो हमको मालूम है। क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो हार्मोनल रेगुलेशन में कितने हार्मोन? दो हार्मोन। नंबर 1 बोलो, थायराइड हार्मोन। नंबर 2 बोलो, कैटाकोलामाइन। थायराइड हार्मोन किसको बढ़ाएगा? बीएमआर को बढ़ाएगा तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा। कैटाकोलामाइन में क्या आ जाता है? एड्रिनेलिन और दूसरा नॉर एड्रिनेलिन। दोनों क्या करते हैं? हार्ट रेट को। याद हुआ? चलो बिना देखे बोलने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, देखो याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है। आ जाइए वापस। तो सबसे पहले रेगुलेशन, कितने तरीके का रेगुलेशन? नंबर 1, हाँ नंबर 1 बोलो, न्यूरल रेगुलेशन। नंबर 2 बोलो, हार्मोनल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन कौन करेगा? मेडुला ओब्लॉन्गेटा। ध्यान रखिएगा, समझे? इसी को ओब्लॉन्ग स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, तभी इसका नाम रख दिया जाता है मेडुला ओब्लॉन्गेटा। कौन सा नर्वस सिस्टम? बोलो कौन सा नर्वस सिस्टम? हाँ, इसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कितना सेंटर? दो सेंटर। नंबर 1 क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। नंबर 2 क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। एक्सेलरेटरी को पूरा नाम क्या होगा? कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर। इनहिबिटरी का पूरा नाम क्या होगा? कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। अब आ जाओ एक्सेलरेटरी पे। कौन सा नर्वस सिस्टम? सिंपैथेटिक। उधर कौन सा नर्वस सिस्टम? इधर कौन सा? क्या रिलीज कराएगा? सिंपैथीन या दूसरा नाम क्या होगा? नॉर एड्रिनेलिन। तीसरा नाम क्या होगा? नॉर एपिनेफ्रिन। किसको एक्टिवेट कराएगा? एड्रिनल मेड्यूला को। क्या रिलीज कराएगा? एड्रिनेलिन रिलीज कराएगा। क्या करेगा वो? हार्ट रेट को बढ़ा। इधर आ जाइए, कौन सा नर्वस सिस्टम? कौन सी नर्व? दूसरा नाम बोलो, तीसरा नाम बोलो, हाँ बोलो आगे कौन सा? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? हार्मोनल पे आ जाइए, कितने हार्मोन? नंबर 1 बोलो, नंबर 2 बोलो। 1 में बोलो क्या करेगा और क्या करेगा? 2 में बोलो कौन सा आता है और कौन सा आता है? क्या करेगा?
बुद्धि में आया? चलो ठीक है, समझिए जरा सा। तो डिसऑर्डर्स, बेटा देखो सुनो, एक ना, एक होता है एथीरोस्क्लेरोसिस और एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। सुनिए, जब कोई आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेक का डिपोजिशन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है और उसकी ल्यूमेन जो है नैरो होती जा रही है। दूसरा मैंने आपको बेटा कल बताया था कि अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, देखिए एजिंग, एजिंग तो होनी ही होनी है, ये तो एक जनरल नेचुरल पैरामीटर है। अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एजिंग ज़्यादा तेज़ी से होती है और लगभग 35 से 40 एज की बात, अगर लड़कियों की बात करें तो 35 साल से, ये समझ लीजिए दुगनी तेज़ी से बुढ़ापा आपके ऊपर आने लगेगा। और लड़कों के ऊपर ना 40 साल के बाद दुगनी तेज़ी से, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ना, तो अगर मान लीजिए 40 बाद जब आप 50 के होंगे ना, तो आप लगभग लगने लगेगा 70 के हो गए हैं, ये समझ लीजिए। और लड़कियां ना अगर 45 की हो रही ना, एक्सरसाइज नहीं कर रही, बस क्रीम पाउडर लगा रही है वो, समझे, तो वो अंदर से इतनी बूढ़ी हो जाएगी ना, झुर्रियाँ जल्दी पड़ने लगेंगी। भाई आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, जो हेयर्स की रूट है उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो आपके बाल जल्दी झड़ने, कोई देखिए कुछ लोगों की तो जेनेटिक होता है पैटर्न बाल्डनेस, अगर जेनेटिक है तो आपके बाल झड़ ही जाएंगे, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बट जेनेटिक नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो यहाँ तक देखिए ब्लड की सप्लाई बढ़नी चाहिए, इतना मतलब हो रही है, तो आपके हेयर हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। अगर वो कोई जेनेटिक फैक्टर नहीं आ रहा है, कोई दूसरा फैक्टर नहीं आ रहा है, समझे, खाना भी प्रॉपर होना चाहिए। तो कह रहे हैं देखिए, कल मैंने आपको बताया था कई प्रकार की बातें हैं, मैंने आपको बताया एक और टर्म होता है वासा वेसोरम। देखिए आपके शरीर में पहला फैक्टर तो यही होता है, आप सोचिए, आपका हार्ट है, आपका लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, लंग्स है, ये सब भी तो जीवित हैं। हड्डियां हैं आपकी, हड्डियां, हड्डियां भी जिंदा हैं, रोज बनती हैं रोज बिगड़ती हैं, मेंटेन करके रखना पड़ता है, बैलेंस, इसको कहते हैं होमियोस्टेसिस, समझे। तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, जो जीवित हैं, जिंदा हैं, वो सब जिंदा क्यों हैं? क्योंकि उन्हें प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल रही है। ब्लड क्या करता है, वहाँ से जो खराब मटेरियल है उसको हटाता है और उसको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, समझे। अब अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मान लीजिए, बेटा बताया था वासा वेसोरम, जो सबको खून दे और जो उसको खून दे, जो बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी वॉल पे भी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, जो कि इनकी वॉल को ब्लड सप्लाई करती है। अब सोचिए, अगर आप, एक तो एजिंग हो ही रही है, आप काम भी नहीं कर रहे हो, बैठे हुए हो, तो आपकी जो आर्टरीज की वॉल है ना, ब्लड वेसल्स की वॉल है, उनकी भी एजिंग होने लगती है, तो वो हार्ड होने लगती हैं। हार्ड होगी, हार्डनेस हो जाएगी, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जब एजिंग के कारण, देखिए होनी तो है ही एजिंग, ऐसा नहीं है कि आपकी एजिंग नहीं होगी, आप अमर बने रहेंगे, ऐसा नहीं है, मगर एजिंग को थोड़ा या तो इन्हेंस कर सकते हैं आराम करके, या तो एक्सरसाइज करके उसे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, बस इतना ही फैक्टर होता है। प्रॉपर वर्क हो, प्रॉपर आप एक्सरसाइज करें, ठीक से खाना खाएं, स्लीप को भी ध्यान से देना चाहिए, सोने उठने की साइकिल सही होनी चाहिए, तो आदमी अपनी लाइफ को इन्हेंस करके 100 साल तक ले जा सकता है। देखो अपनी अपनी पसंद है, कोई जीना चाहता है 100 साल, कोई 110 साल भी जीना चाहता है, कोई नहीं जीना चाहता है, जिसको जो पसंद हो आप वो पाथ फॉलो करिए, किसी से वो नहीं है, नहीं भैया, सब लोग अपनी जगह सही हो, कोई जल्दी मरना चाहते हो वो भी सही हो, कोई ज़्यादा जीना चाहते हो वो भी सही हो। मैं तो यही है, जितना सही चले, मैं इस फेवर में रहूँगा कि बॉडी सही चले और थोड़ा सा लाइफ प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आधी ज़िंदगी तो बीत जाती है थोड़ा बहुत पैसे कमाने में, 50 साल हो जाएंगे, 55 साल हो जाएंगे, 60 में 5 साल बचेंगे तुम्हारे, जब तक पूरी तरह से सेटिल हो गए। और अगर एक दोनों टांग कबर में चली गई तो 5 साल में क्या ही तुम कर लोगे, हैं। कभी कभी तो 55 साल में ही लड़का एकदम, बच्चा जो है कमज़ोर हो जाएगा, डॉक्टर ही खास तौर से, बेटा जो लोग डॉक्टर होते हैं, आप ज़्यादातर जगह बैठे रहोगे, बैठने का काम है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इन लोगों को। आप समझ लीजिए ये सारा कोई, भाई आप कोई लेबर थोड़ी ना हो,
जो आपका कोई बॉडी वर्क हो, शरीर बचपन से हम लोगों ने कोई काम तो ज़्यादा किया नहीं होता है, अभी कोई ज़्यादा भारी सामान उठवा दें तब देखो जरा सा पसीना छूट जाएगा एकदम, ऐसा लगेगा 2 दिन का काम 1 दिन में कर डाला है, क्योंकि काम नहीं करते ना हम लोग। समस्या ये तो देखिए, फैक्टर तो शुरू से ही है, बचपन से ही है। साइकिल बहुत कम चलाई है, बाइक से भी, स्कूटी से चलने लगे, बाइक से चलने लगे, पैदल ज़्यादा चलते ही नहीं है, घर में कुछ काम करते नहीं, काम ही नहीं है, क्या काम करें, पढ़ाई का एक काम है। अब पढ़ते हैं तो नींद बहुत आती है, तो सो जाते हैं, तो खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं, बस यही काम है, बताइए। तो सब लोग, शरीर तो यहीं से बेकार होने लगता है ना। और उसके बाद फिर 40 वाला फैक्टर, एजिंग, जब आपकी 2 गुनी 3 गुनी स्पीड से चलनी है, तो जब एजिंग के कारण आपकी जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो हार्ड हो जाती हैं, और उनमें ब्लड प्रेशर अब आपका बढ़ जाएगा। उसको बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। याद रखिएगा, ये 2 टर्म होते हैं, एक तो एथीरोस्क्लेरोसिस और दूसरा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। जब, ये लिख लीजिएगा, इसमें नहीं लिखा है, जब एजिंग के कारण ब्लड वेसल हार्ड हो जाती हैं, वहां पे भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसको बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं, जब खूब बढ़िया हम लोग आराम से खूब पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, समझे, समोसा है। समोसा नुकसानदायक नहीं है, वो जिस तेल में बनाया जाता है ना, वो नुकसानदायक है, क्योंकि वो तेल ना बार बार हीट किया जा रहा है। जब तेल को बार बार हीट किया जाता है ना, तो उसमें खराब कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसलिए जिसमें वो फ्राई, कभी आपने अगर ध्यान दिया हो, आप नॉर्मल खाना खाओ, आपके घर में सब्जी बने, घर में पनीर बने, तो आपको उतना एसिडिटी नहीं महसूस करी होगी। जबकि आप बाहर के 4 समोसे खा लो, 4 समोसे 5 समोसे खा लो, आपको थोड़ी सी ज़्यादा एसिडिटी मिलेगी, क्योंकि उसका जो तेल है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है हम लोग के लिए। ऐसे ही सेम बर्गर में होता है, उसको भी वो फ्राई करता है, समझ रहे हो ना, उसकी भी ब्रेड को कभी कभी फ्राई करते हैं कुछ लोग, तो उसमें भी वही ज़्यादा ऑयल चला जाता है, वो ख़राब फैट चला आता है। तो या फिर नॉनवेज बहुत ज़्यादा खा रहे हैं लोग, नॉनवेज खूब खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे, या फिर आप कुछ नहीं खाते हो, सिंपल खाना खाते हो, दाल चावल सब्जी रोटी थोड़ा घी मिला करके, मगर काम कुछ नहीं करते हो और खाते हो, टीवी देखते हो। सबसे ज़्यादा भूख मालूम कब लगती है? जब आप खाली बैठे टीवी देख रहे होते हो, ध्यान रखिएगा। और सब तरीके का कूड़ा कबाड़ जितना मिलेगा सब बच्चा खा डालता है उस समय, बच्चा बूढ़ा जवान सब, सबके साथ ये फैक्टर है, ये जान लीजिए। जब आप आराम से बढ़िया शाम को आदमी टीवी भी देख रहा होता है, ज़्यादातर तो सर हम लोग तो खाने के समय ही टीवी देख रहे होते हैं, समझे। तो अब क्या है, सब उल्टा सीधा कूड़ा कबाड़ सब खा लिया हमने, खा लोगे तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल। इसीलिए बेटा, रात में खास तौर से जब आप खाना खाते हैं तो ज़्यादातर कोशिश करिए उसमें कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कम से कम हो। दिन में तो खा जाओ, आप काम करोगे, चलते फिरते रहोगे, सब डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जब आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा ना, देखो बेटा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, तो लिपिड और प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, ये ऐसे ही इकट्ठा होता है। ये देखिए, जो ब्लैक कलर का बना हुआ है ना, ये लाइपोप्रोटीन है। ये लाइपोप्रोटीन जो है आपकी ब्लड वेसल में इकट्ठा हो जाएगा। और अच्छी बात तो ये, अगर ये सिर्फ इतना हो तो चलो, आप कभी कुछ काम वाम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, धीरे से बह के निकल जाएगा। मगर इसके ऊपर आगे चल के, अब आपके ऊपर तो पड़ा ही है ना, खूब कोलेस्ट्रॉल पे कोलेस्ट्रॉल जमा जा रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो, समझे, तो उसके ऊपर यहाँ पे टिश्यू की ग्रोथ हो जाएगी। अब बताओ, इसको निकलने का तो कोई चांस ही नहीं बचा ना, सोचो, टिश्यू की ग्रोथ हो जाएगी। तो जब लाइपोप्रोटीन के ऊपर, ये देखिए, लाइपोप्रोटीन के ऊपर टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है, समझे, तब इसी को एक्चुअली में हम लोग प्लेक बोलने लगते हैं। तो लाइपोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन के ऊपर टिश्यू की ग्रोथ। अब आपके, जब बेटा हम लोग खाना खाते हैं, खाने में कैल्शियम तो रहता ही है, कैल्शियम भी आपके ब्लड में फ्लो कर रहा होता है, तो ये कैल्शियम ना इसके ऊपर चिपकने लगता है, चिपक करके पपड़ी बना देगा, पूरी हार्ड लेयर बना देगा, और ज़्यादा हार्ड कर देगा। अब इसे, अगर कैल्शियम चिपक गया है, तब इसे कैल्सीफाइड प्लेक बोलने लगते हैं। क्या बोलेंगे? कैल्सीफाइड प्लेक। तो अभी बताया, खूब बढ़िया शरीर में खूब कोलेस्ट्रॉल है, देसी घी खा रहे हैं हम लोग, है ना, घी की बनी हुई सामान खा रहे हैं। देखो, चाहे देसी घी हो चाहे डालडा घी हो, एक लिमिट से ज़्यादा नुकसानदायक दोनों हैं।
ये ना सोचना देसी घी तो देसी घी है कितनी अच्छी चीज है, ये तो थोड़ी ना नुकसान करेगा, तेल नुकसान करेगा। अरे नुकसान तेल भी करेगा, देसी घी भी करेगा और डालडा भी घी भी करेगा, मगर एक लिमिट में खाएं तो कुछ नहीं नुकसान करेगा। लिमिट है सबसे बड़ी चीज है। लिमिट से ज्यादा आप कुछ भी अच्छी चीज भी खाओ तो नुकसान ज्यादा, मालूम कहते क्या है, फ्रूट खाओ, आप कुकुम्बर खाओ तो पोटेशियम बढ़ेगा, पोटेशियम का लेवल भी ज्यादा बढ़ जाए ना तो हार्ट अटैक आने का खतरा होता है, सोच लीजिए आप। तो ज्यादा ज्यादा आप नहीं खा सकते। और सुबह आपको मैं पहले बता दे रहा हूं बेटा, मॉर्निंग में ना कुछ कार्बोहाइड्रेट या फाइबर वाला खाना चाहिए। मॉर्निंग में फ्रूट मत खाइएगा, खास तौर से एप्पल। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इससे और एसिडिटी बढ़ेगी। और ये ना आपकी ना एलिमेंट्री कैनाल अपने आप में एक जीवन जीती है, पूरा उसका एक जीवन होता है, ये समझ लीजिए। अगर आपने उसको आदत डाल दी, अभी से एसिडिटी की आदत डाल दी, फिर वो आपको परेशान करेगी। सोचो, वो परेशान करती ही रहेगी। और अगर प्रोलॉन्ग्ड एसिडिटी, कई बच्चों की आदत होती सुबह कुछ नहीं, इसलिए कुछ खा लिया करिए, बिस्किट रखा करिए, कुछ नहीं इच्छा होती तो एक बिस्किट ही खा लीजिए, 2 बिस्किट खा लीजिए, आप यहाँ पे भी बिस्किट रखो, कुछ नहीं एटलीस्ट। जब कुछ नहीं, वैसे सबसे अच्छा तो आपको बताएं रोटी सब्जी, सुबह आप रोटी सब्जी खा लीजिए अगर है, व्यवस्था है आपके पास। नहीं तो पोहा मिल रहा हो, पोहा खा लीजिए। ये कार्बोहाइड्रेट है और जिनमें कम फैट रहता है, फाइबर ज़्यादा रहता है, समझ रहे ना आप। तो ऐसा कुछ खाना चाहिए। कुछ लोग आदत होती सुबह कुछ खाते नहीं है, चाय पी लेते हैं और एसिडिटी क्रिएट होती है, फिर समोसा खा लेते हैं और भयानक एसिडिटी क्रिएट होती है, समझे। अब इससे क्या नुकसान होता है, अगर एसिडिटी बनी रहेगी ना तो आगे चल करके तुम्हारे स्टमक में जगह जगह म्यूकोसा है, पूरी जगह म्यूकोसा की लेयर है, तभी तो एसिड निकलता है, मगर स्टमक को नुकसान नहीं करता। तो ये म्यूकोसा की लेयर में छेद बना देता है, छेद बना देगा तो सोचो एसिड निकलेगा और वो म्यूकोसा को टच करेगा, तो आपको ना इसी कंडीशन बोलते अल्सर, अल्सर हो जाता है। तो अगर प्रोलॉन्ग्ड एसिडिटी आपको बनी ही रहती है, अभी बताए ना अभी कम एज होती है तो अभी इतना नहीं, वही बहुत कम ही होता है जो कम एज में ऐसी प्रॉब्लम है। अगर प्रोलॉन्ग्ड एसिडिटी बनी रही, आपने इसको रेगुलेट नहीं किया, तो आगे चल के अल्सर हो सकता है आपको, समझे, अल्सर के चांसेस होते हैं। आ जाइए वापस यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया, खूब हम लोग कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खा रहे हैं, है ना, और काम कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप खा रहे हो, एक्सरसाइज बहुत कर रहे हो, सब बर्न हो जाएगा, कुछ ब्लड में फालतू इतना बचेगा नहीं। बट अगर आप खा रहे हो, उसके लायक एक्सरसाइज नहीं है, आपका ऐसा कोई वर्कआउट नहीं है, तो वैसी चीज़ों का इनटेक भी नहीं करना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट हो मगर हाई फैट नहीं हो, फाइबर होना चाहिए डाइट में, मगर बहुत ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए। फैट हो प्रॉपर, जीरो फैट पे भी नहीं जा सकते आप, उससे भी प्रॉब्लम आती है। आइए वापस यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो लाइपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा और उसके ऊपर टिश्यू की ग्रोथ हो जाएगी, इसको मिला के प्लेक कहते हैं। फिर कैल्शियम, कैल्शियम अगर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा तो कैल्सीफाइड प्लेक हो जाएगा, हार्ड हो जाता है ये। अब ये देखिए क्या होगा, कैल्सीफाइड प्लेक, अब ये हो गया भैया, तो जिस आर्टरी में जिस वेसल में ये होगा तो ब्लड सप्लाई उसकी घट जाएगी, क्या होगा, ब्लड सप्लाई रिड्यूस कर देगा। अब ये अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई को रिड्यूस करता है तो इसको बोलते हैं सेरेब्रल स्कीमिया, ध्यान रखिएगा। सेरेब्रल स्कीमिया का मतलब होता है ब्रेन में ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई है, किसके कारण, कॉलेज के कारण, प्लेग के कारण। और जब प्लेग के कारण ल्यूमेन रिड्यूस होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एथीरोस्क्लेरोसिस, ध्यान रखिएगा। जब एज के कारण, ज्यादा एज के कारण वेसल्स जो है हार्ड हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। दोनों में ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वहां पे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यहाँ आ जाइए, कैल्शियम का भी डिपोजिशन हो गया, तब इसको बोलते हैं कैल्सीफाइड प्लेक, समझे। अब क्या होगा, ब्लड सप्लाई घट जाएगी, ब्रेन में घटेगी तो सेरिब्रल इस्कीमिया, या फिर इसके और क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। हार्ट में, हार्ट भी मसल्स में, बेटा ये लिखा है, अगर हार्ट की मसल्स में ब्लड सप्लाई घटती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ध्यान रखिएगा। अगर हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कम मिलती है तो हो जाएगा कैड, कैड मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फिर बोल रहे हैं एथीरोस्क्लेरोसिस हो गया, किसमें,
कोरोनरी। सर कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? ये हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करती है, समझे? तो अगर यहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, ध्यान रखिएगा, एमआई या हार्ट अटैक। तो बोल रहे यहाँ पे ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि भैया ब्लड ही ऑक्सीजन ले जा रहा है। मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है? कम हो जाती है, तो होगा हार्ट अटैक, समझे? अब इसका सिम्टम क्या है? शार्प पेन चालू हो जाएगा। हार्ट अटैक देखो, पेन हो रहा है तो तुरंत हाथ उठा के देखिए, अगर हाथ भी नहीं उठा पा रहे हो ना तो हार्ट अटैक का ही पेन है, ये सिम्टम होता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, पेन तो गैस के कारण भी होता है, कभी कभी गैस चढ़ने लगती है यहाँ वहाँ आपके ना, चेस्ट में पेन हो सकता है, पीठ तक में दर्द हो सकता है गैस के कारण, एसिडिटी के कारण। अब आप बताइए, ये सिम्टम्स होते हैं एसिडिटी के। जो आपको लग रहा है ना प्रोलॉन्ग्ड आगे जब बढ़ती है ना तो आपके पीठ तक दर्द होने लगेगा। आप बताइए, इतना दर्द होता है, मर भी सकता है आदमी, ज़्यादा एसिडिटी के दर्द के कारण मर भी जाता है आदमी, मरना भी हो जाता है कभी कभी। तो आइए वापस, तो इतनी नुकसानदायक है एसिडिटी अपने आप में, सोच लीजिए। खैर देखो यहाँ पे तो बताया, जब हार्ट की मायोकार्डियम को ब्लड कम मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो लेफ्ट आपके चेस्ट में शार्प पेन होने लगेगा। इसी को बोलते हैं क्या? एंजाइना पेक्टोरिस। ये सिम्टम है, लक्षण है हार्ट अटैक का, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का, समझे? दूसरा, हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर क्या होता है? बोले इनएबल, बोले अब हार्ट जो है ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है तो आपके ऑर्गन्स को ठीक से ब्लड नहीं मिलेगा। जब लिक्विड ठीक से नहीं, मतलब ये ब्लड ठीक से नहीं मिलता है तो ये ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो ये डैमेज हो जाएंगे। डैमेज जैसे लंग्स में अगर ऐसा होता है तो लंग्स आपके डैमेज होने लगेंगे और उनमें लिक्विड रिलीज होने लगेगा। सोचो, लंग्स का काम है डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करना, एक तो हार्ट तो बैठा ही जा रहा है, ऊपर से लंग्स में लिक्विड भर गया, लो जो थोड़ी बहुत सांस लेने की जगह थी वो भी खत्म हो जा रही है, कंजेस्टेड हो गए हैं, हार्ट आपके कंजेस्टेड हो गए हैं, तभी इसको बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो हार्ट तो फेल हो ही रहा है और हार्ट बाकी के लंग्स को भी लिए जा रहा है, दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। तो व्हेन हार्ट डज नॉट सप्लाई प्रॉपर ब्लड विच कैन डैमेज आवर ऑर्गन, इट कैन कलेक्ट, जिससे फ्लूइड कलेक्ट हो सकता है, लंग्स जो हैं कंजेस्टेड हो सकते हैं, समझे? ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है जब आपको हार्ट वेव बता रहे थे कि जब कोई भी नोड जो है बेकार हो जाता है, काम नहीं करता है, तो इसे ब्लॉकेज या फेलियर, बोले कंडक्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए तो इसे हार्ट ब्लॉक कहते हैं। अगर हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए तो इसे हार्ट ब्लॉक कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था बेटा, ये देखिए सबसे पहले याद करो, पहले क्या होता है आपका? एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, फिर एट्रियल सिस्टोल चालू होता है। तो जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा तो बेटा कौन सी वेव बनेगी? पी वेव बनेगी। फिर इसके बाद क्या होता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन चालू होता है, तो यहाँ पे ये QRS वेव बनती है। पहले वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा, फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू होगा। फिर क्या होता है? फिर बेटा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है, तो यहाँ पे टी वेव, ये हो गया QRS कॉम्प्लेक्स होता है, फिर टी वेव बनती है। तो ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है लगभग 72 टाइम्स, उसी के कारण बनती है पी वेव। याद आया ना आपको? तो अगर ऐसे नोड काम नहीं करेगा तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, पी वेव नहीं बनेगी। क्या है फिर ट्रीटमेंट? क्या करोगे? आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देंगे। याद करिए, बताया था मैंने कल आपको। ये देखिए, ये हार्ट है, ये हार्ट है, हार्ट में बताया था। ये देखिए, ये एसए नोड है, ये एबी नोड है, ये एबी बंडल है, एबी बंडल है, फिर ये पुरकिंजे फाइबर है, समझे? तो ऐसे नोड काम नहीं करेगा तो पी वेव नहीं बनेगी। अगर एबी नोड काम नहीं करेगा तो जब एबी नोड काम नहीं करेगा तो एबी बंडल तो थोड़ा बहुत काम करता रहेगा, इंपल्स जनरेट करेगा 15 से 25 की रेंज में, याद आया ना? और जबकि ऐसे नोड कितना जनरेट कर रहा है? 72 के हिसाब से।
तो लगभग 3 गुना जनरेट कर रहा है। तो अगर AV नोड काम ना करे तो बताया था बेटा मैंने कि 3 बार, ये देखिए 3 बार P वेव बनेगी तो एक बार जो है आपका QRS कॉम्प्लेक्स वेव बनेगी। क्या आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए आज इतना ही रखेंगे इसको।